वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो बच्चों कल का लास्ट डिस्कशन अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर अबाउट यस्टरडेज, हाँ बच्चों अगर आपको कल का डिस्कशन याद है, इफ यू रिमेंबर अबाउट यस्टरडेज डिस्कशन, कल हमने किसके बारे में बात की थी बच्चों? हाँ जी आयुषी बेटा, कल क्या पढ़ा था अपन ने? यस कल हमने बात की थी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इफ यू रिमेंबर नाउ। सो बच्चों, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? ध्यान से देखिए। चलिए, सो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया था? ये लॉ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्यों बनाया गया था बच्चों? व्हाई दिस लॉ वाज मेड? हाँ जी ऑनलाइन वाले बच्चों कोई बताओ जल्दी से यार, क्या है? व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस लॉ? ये लॉ क्यों बनाया सरकार ने? क्योंकि विदेशों से हमारे देश में क्या आ रहा था बच्चों? फॉरेन से क्या आ रहा था? फॉरेन से बहुत सारी डोनेशन हमारे देश में आ रही थी, राइट? और डोनेशन जो है वो इंडिया में, मतलब नॉट ऑल डोनेशन बट बहुत सारी डोनेशन ऐसी है जो आ रही थी किसी और पर्पस के लिए, बट यूज किसके लिए हो रही थी? टेररिज्म के लिए, इंडिया का ग्रोथ रोकने के लिए, इंडिया का डेवलपमेंट रोकने के लिए, इन सारी चीजों के चलते वो क्या हो रहा था बच्चों? वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज हो रहा था, राइट? कश्मीर में पत्थर फेंकवाने के लिए। तो हमारी सरकार ने, व्हाट आवर गवर्नमेंट डिड इज, हमारी सरकार ने ये कानून बनाया और इस कानून के थ्रू हमने क्या किया बच्चों? व्हाट डिड वी डू थ्रू दिस लॉ? इस कानून के थ्रू हमने क्या किया? विदेशों से आने वाले कंट्रीब्यूशन को हमने क्या किया बच्चों? रेगुलेट किया। हमने डिसाइड किया कि कौन ऐसे, हमने कुछ लोगों को प्रतिबंधित कर दिया कि भाई अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर आप कैंडिडेट फॉर इलेक्शन हो, अगर आप न्यूज़पेपर के कॉलमनिस्ट हो, जर्नलिस्ट हो, तो आप क्या नहीं कर सकते? आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डू यू रिमेंबर सेक्शन 3 में हमने क्या पढ़ा था? कौन कौन से लोग थे? हाँ जी, ऐसे कौन कौन से लोग थे जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड थे? किसी को पता है? हाँ जी, हु वर द पीपल, जो लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से प्रोहिबिटेड थे? ऑनलाइन वाले बच्चों, बेटा आयुषी टेल मी समथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ट्रू। और कौन था? जज, वेरी नाइस। और ये न्यूज़पेपर वाले, ब्रॉडकास्टिंग, जो ब्रॉडकास्टिंग वाले हैं वो, यस, एडिटर्स, कार्टूनिस्ट, यस। तो ये सारे लोग थे। चलिए अब बच्चों मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट विथ यू। नाउ मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा सेक्शन नंबर 4। विल स्टार्ट विथ यू सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 क्या है बच्चों? व्हाट इज सेक्शन 4? अच्छा, सेक्शन 3 अपना पूरा नहीं हुआ है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, अगर आप जज हैं, अगर आप कॉलमनिस्ट हैं, तो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, राइट? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, हमने फॉरेन सोर्स से पढ़ा था, बेसिकली आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन किससे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते किससे? फॉरेन सोर्सेज से। किसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते? फॉरेन सोर्सेज की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है या रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं है। कहने का मतलब कौन है? एक बार फॉरेन सोर्स देखना, कल अपन ने लिखा था क्या? जस्ट चेक, फॉरेन सोर्स कौन थे बच्चों? कौन था बच्चों? फॉरेन सोर्स के अंदर कौन कौन आता है? फॉरेन सोर्स के अंदर, क्या फॉरेन सोर्स के अंदर रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था? ना, हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया? देखो, रेसिडेंट, अगर मैं एक इंडियन हूं, मैं कौन हूं? एक इंडियन हूं, मैं इंडिया में पैदा हुआ हूं, मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं, लेकिन मेरी यूएस में जॉब लग गई। मेरी कहां पे जॉब लग गई? आई गॉट अ जॉब इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो भाई साहब अगर मेरी यूएस में जॉब लग गई है तो मैं वहां जाके क्या हो जाऊंगा? मैं वहां जाके बन जाता हूं सिटीजन ऑफ इंडिया बट रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। एनआरआई बोल सकते हो, यस आप क्या बोल सकते हो? नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो मुझे बताइए, क्या नॉन रेसिडेंट इंडियन फॉरेन कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, क्या
रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया से क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहां से प्रोहिबिटेड है? फॉरेन सोर्स से। तो आप फॉरेन सोर्स देखिए, फॉरेन सोर्स के अंदर है क्या रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया? नहीं है। एनआरआईज हैं क्या? नहीं। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि क्या हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन नॉन रेसिडेंट इंडियन से एक्सेप्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? यस, वी कैन एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं? नॉन रेसिडेंट इंडियन से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 हमने कल पढ़ा। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में क्या था? ऐसे लोगों की सूची थी, ऐसे लोगों की लिस्ट थी जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नाउ आई विल कम टू सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 2। अब बच्चों अच्छा एक चीज बताओ, अब ये 3 सबसेक्शन 1 वाले हैं, कौन से बच्चों? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वाले हैं। इनको तो आपने मना कर दिया कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनके मन में आया कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है तो कैसे करेंगे ये? मतलब इनको कानून को तोड़ना है, इनको कानून को क्या करना है? तोड़ना है, और इन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, तो कैसे करेंगे ये? हाउ वुड दे एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन? नहीं, वो दिमाग लगाएंगे। देखो पॉलिटिकल पार्टी प्रतिबंधित है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बट वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलेगी? किसी और को, किसी इंसान को बोलेगी, क्रिश्चियन जैन को बोल देगी, किसी अपने किसी नेता को बोलेगी कि यार मैं तो प्रोहिबिटेड हूँ, एक काम कर, तू क्या कर ले मेरे बिहाफ पे, तू एक्सेप्ट कर ले। मतलब आप जैसे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट मेरे पास बहुत सारे मेरे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको क्या बोलूंगा? मेरे पे आप एक्सेप्ट कर लो, मैं प्रोहिबिटेड हूं, आप नहीं हो, आप एक्सेप्ट करो, और आप एक्सेप्ट करके क्या दे देना? मुझे ट्रांसफर कर देना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? प्रोहिबिटेड मैं हूं, आप नहीं हो, तो एक्सेप्ट कौन कर लेगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप एक्सेप्ट कर लो, और एक्सेप्ट करने के बाद आप मुझे क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना। नहीं समझा? पक्का बच्चों? समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? लेकिन ऐसा बच्चों, ऐसे अगर आपने ऐसा किया तो लॉ के साथ तो कोई भी खेल जाएगा। एनीवन वुड प्ले विद द लॉ। अगर आपने ये चीजें अलाउ कर दी, अगर आपने ये चीजें अलाउ कर दी, तो कैन आई से एनीवन वुड प्ले विद द लॉ? तो हमने क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो तो नो रेसिडेंट इन इंडिया और एनआरआई, भारत में रहने वाला कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनआरआई shall accept foreign contribution and transfer it to the persons who are prohibited to accept foreign contribution। ठीक है, एक मिनट, डिड यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बोला? समझा? ये लिखो, जल्दी से लिख लिया सब लोगों ने? सपना जी समझा क्या मैंने क्या बोला? सैफ मेरे भाई समझा क्या मैंने क्या बोला? हाँ तो समझो, यस एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे कोई भी इंडिया में आदमी बैठा है, कोई भी इंडिया के बाहर बैठा है, क्या नहीं कर सकते बच्चों? अरे सॉरी यार, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे एनआरआई लिख दिया। करेक्ट है, एनआरआई। तो एनआरआई अगर चाहे तो, इधर एनआरआई अगर चाहे तो क्या कर सकता है? एनआरआई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं यूएस में रहता हूं, मैं बीजेपी के ऊपर काफी यकीन रखता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं एनआरआई डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट एनआरआई क्या नहीं कर सकता? किसी फॉरेन सोर्स से पैसा ले और बीजेपी को ट्रांसफर करे। एनआरआई इनडायरेक्टली नहीं कर सकता, एनआरआई डायरेक्टली कर सकता है क्या? यस। नेक्स्ट, अच्छा एक और चीज, अब बच्चों एक और काम, तो यहां पे तो एक रेस्ट्रिक्शन हो गई, अब एक और रेस्ट्रिक्शन, किसी भी इंसान ने
सुनना ध्यान से, किसी भी इंसान ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, कोई भी इंसान अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उसे ऐसे इंसान को ट्रांसफर नहीं करना चाहिए जो इंसान फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है. इधर नेक्स्ट पॉइंट, अ पर्सन shall not transfer any foreign contribution to a person who is prohibited to accept the foreign contribution. तो ये दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेम है. यहां पर दोनों लगभग पॉइंट काफी कुछ सेम है, बट उन्होंने और ज्यादा क्लैरिटी दी है कि किसी भी इंसान ने क्या नहीं करना है, किसी भी इंसान ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करना है, और दूसरा अगर उसने एक्सेप्ट किया है तो उसे ऐसे इंसान को ट्रांसफर करना, ऐसे इंसान को ट्रांसफर नहीं करना है जो क्या है बच्चों, कॉमन सेंस लगाओ ना यार. अगर मैं प्रोहिबिटेड हूं तो मुझे किसी इंसान से करवा के लेना नहीं है. इफ आई एम प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट, अगर मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड हूं तो मुझे क्या नहीं करना है, मुझे किसी और के थ्रू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करवाना नहीं है. और दूसरा, अगर किसी इंसान ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो, किसी इंसान ने अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है तो उसको क्या करना है, उसको उस पर्पस के लिए यूज करना है जिस पर्पस के लिए उसने लिया था. उसको किसी ऐसे इंसान को ट्रांसफर नहीं करना है जो क्या है बच्चों, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्शन 4. सेक्शन 4 डील करता है किससे बच्चों, एग्जम्प्टेड पेमेंट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जम्प्टेड पेमेंट? बच्चों एग्जम्प्टेड पेमेंट का मतलब क्या है? What is the meaning of exempted payments? What is the meaning of exempted payments? एक बात बताओ मुझे, सेक्शन 3 में क्या पढ़ा अपन ने? What did we cover in section 3? ऑनलाइन वाले बच्चों प्लीज, ऑनलाइन वाले बच्चों बोलते रहो यार, आराम से बोलो बच्चों, ये अपनी क्लास है, मजे के साथ. हाँ यस, सेक्शन 3 में बेसिकली क्या है, प्रोहिबिशंस. सेक्शन 3 कंटेन्स द प्रोहिबिशंस ऑफ द पर्सन. कौन कौन से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते. सेक्शन 4 में क्या लिखा है, एग्जम्प्टेड पेमेंट्स. एग्जम्प्टेड पेमेंट मतलब, एग्जम्प्टेड मतलब छूट. एग्जम्प्टेड पेमेंट का मतलब जिन पेमेंट्स में क्या लिखी है, जिन पेमेंट्स में छूट है. तो एग्जम्प्टेड पेमेंट का मतलब ऐसे पेमेंट जो सेक्शन 3 के अंदर कवर नहीं होते. मतलब अगर आप सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर क्या है, अगर आप सेक्शन 3 के अंदर प्रोहिबिटेड हैं, किसी से प्रोहिबिटेड हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से अगर आप प्रोहिबिटेड हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो ये सारे जो एग्जम्प्टेड पेमेंट्स हैं आप ये क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. सो एग्जम्प्टेड पेमेंट मतलब दैट मीन्स द persons specified in section 3 क्या कर सकते हैं बच्चों, can accept the following payments. अगर आप कहां पे प्रोहिबिटेड है, अगर आप सेक्शन 3 आपको प्रोहिबिटेड करता है कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों. व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन डू, यस यू कैन एक्सेप्ट दीज पेमेंट्स. कौन कौन से पेमेंट है बच्चों? नंबर 1 सैलरी और वेजेस. नंबर 2 in course of international trade. Number 2, number 3 received as
agent of foreign source. Number 4, gift as a member of Indian delegation. Then रिलेटिव से आपको पैसा मिला. Then remittances under FEMA. Last, scholarships. So these are the payments that are exempt. तो अगर आप जज हो, अगर आप न्यूज़पेपर के कलमनिस्ट हो, करस्पॉन्डेंट हो, तो ये सारे पेमेंट्स आप एक्सेप्ट कर सकते हो. अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो तो भी आप ये सारे पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो. मैं बताऊं, लिख लिया सब लोगों ने? चलिए, इफ यू हैव रिटन आई विल प्रोसीड फर्दर. रेमिटेंसेस अंडर फेमा, लास्ट जो लिखा है रेमिटेंस अंडर फेमा, और फिर उसके नीचे लिखा है स्कॉलरशिप्स. उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? स्कॉलरशिप्स. ठीक है, चलिए नाउ लिख लिया बेटा? दैट्स ग्रेट. सो भाई साहब, अब मान लो कि मैं एक न्यूज़पेपर का एडिटर हूं. क्या हूं? न्यूज़पेपर का एडिटर हूं. सो नॉर्मल सेंस में मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता हूं क्या? नहीं. बट बच्चों, मैंने किसी अमेरिकन मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखा. किसके लिए आर्टिकल लिखा? सो न्यूज़पेपर का एडिटर हूं, मैंने एक अमेरिकन मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखा. और अमेरिकन मैगजीन के लोगों ने मेरा आर्टिकल पढ़ा, खुश हुए और उन्होंने मुझे सैलरी दी या वेजेस दिए. $10,000 उन्होंने मुझे पे किया. किसके लिए? अरे मैंने उनके लिए आर्टिकल लिखा था ना, तो मेरे आर्टिकल के लिए उन्होंने मुझे कितना पे किया बच्चों? दे पेड मी $10,000. मुझे बताइए, कैन आई एक्सेप्ट दैट और नॉट? क्या वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या नहीं है? हाँ जी, कि उन्होंने मेरे सर्विसेज के लिए मुझे पे किया है. ओके. नितिन गडकरी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नितिन गडकरी इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नितिन गडकरी द हाईवे मिनिस्टर, अरे पता है ना नितिन गडकरी? तो ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. प्लस नितिन गडकरी मिल्क पाउडर की उनकी फैक्ट्री भी है. किसकी फैक्ट्री है? मिल्क पाउडर की नितिन गडकरी के नाम पे एक फैक्ट्री है. तो उस फैक्ट्री से नितिन गडकरी क्या करते हैं? हर साल करोड़ों रुपए का सामान इंडिया के बाहर भेजते हैं. तो पेमेंट किसको मिलती है? नितिन गडकरी को मिलती है. सो इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. लेकिन उनको फॉरेन से पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे आ रहे हैं? कंट्रीब्यूशन है या फिर इंटरनेशनल ट्रेड में उनको पैसे मिल रहे हैं? ही इज गेटिंग मनी इन इंटरनेशनल ट्रेड. उसके बाद बच्चों, रिसीव्ड एज एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स, मतलब आपने इंडिया में पैसे रिसीव किए. कोका कोला कॉर्पोरेशन ने आपको पैसे भेजे. कहां पे भेजे? इंडिया में. क्यों? क्योंकि कोका कोला के बिहाफ पे आप ये पैसे क्या करने वाले हो? कोका कोला ने आपको $10,000 भेजा. आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये पैसा आप क्या करने वाले हो? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले कोका कोला का. तो कोका कोला ने आपको पैसे भेजे हैं. क्यों? क्योंकि कोका कोला को आपसे क्या करवाना है? इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करवाना है. तो मैंने जो पैसे रिसीव किए वो एज ए दुष्यंत जैन रिसीव किए या एज एन एजेंट ऑफ कोका कोला रिसीव किए? एज एन एजेंट ऑफ कोका कोला रिसीव किए. उसके बाद मोदी जी का मेरे को फोन आया कि दुष्यंत यार, मैं ना यूएस की ट्रिप पे निकल रहा हूँ, तुम चलोगे क्या मेरे साथ? मैंने बोला मोदी जी आप बुलाएं और मैं ना आया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता. तो मोदी जी इज टेकिंग मी, मोदी जी मुझे लेके जा रहे हैं. कहाँ लेके जा रहे हैं? मोदी जी मुझे यूएसए लेके जा रहे हैं. कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ उनके साथ यूएसए. जब आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पे जाते हैं, जब आप कहाँ पे जाते हैं बच्चों? जब आप किसी ऑफिशियल ट्रिप पर जाते हैं तो आपको क्या मिलता है? तो हम गए, मोदी जी के साथ यूएस गए. जो बाइडेन ने हमको अपने घर पे खाने में बुलाया, और जब हम वापस जा रहे थे तो उन्होंने हमको गिफ्ट में एक राडो की वॉच दी. किसकी वॉच दी? इंडियन डेलीगेशन, पता है ना? इंडियन डेलीगेशन इज नथिंग. जब प्राइम मिनिस्टर वगैरह जाते हैं इंडिया के बाहर तो वो अपने साथ क्या लेके जाते हैं? लोगों का एक समूह लेके जाते हैं, डेलीगेशन लेके जाते हैं, बिजनेसमैन को लेके जाते हैं कि तुम भी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना. तो सो बेसिकली तो आप मोदी जी के साथ गए थे, तो वहां पे क्या मिलता है? तो जो इंडियन डेलीगेशन के लोग होते हैं, जो किसके लोग होते हैं? इंडियन डेलीगेशन के लोग होते हैं, वहां पे फॉरेन के लोग उनको क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं.
तो मोदी जी को भी घड़ी मिला, अपने को भी घड़ी मिला, तो क्या वो घड़ी अपन अपने पास रख सकते हैं? क्या उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा? उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको गिफ्ट मिलता है, कैसे मिलता है गिफ्ट? एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन। उसके बाद बच्चों, आपको पैसे कौन भेज रहा है? मेरा छोटा भाई दुबई में काम करता है, हर महीने वो $10,000 भेजता है मेरे को, हर महीने ही सेंड्स 10,000 US डॉलर टू मी। क्यों? क्योंकि वो मेरा क्या है? रिलेटिव है। उसके बाद क्या है बच्चों? रेमिटेंसेज अंडर फेमा। रेमिटेंसेज का मतलब क्या है? जो पैसे आपको भेजे गए हैं, रेमिटेंस का मतलब होता है भेजना, तो जो पैसे आपको भेजे गए, कहां से भेजे गए? फॉरेन कंट्री से। लेकिन कौन से एक्ट के अंदर? फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंदर। एक एग्जांपल देता हूं, तो यूएस का कोई आदमी इंडिया में जमीन खरीदना चाहता है, यूएस का कोई आदमी कहां पे जमीन खरीदना चाहता है? इंडिया में। तो यूएस के आदमी ने, और जमीन बेच कौन रहा है? मैं बेच रहा हूं। दुष्यंत जैन इज सेलिंग जमीन टू मार्क। मैं किसको जमीन बेच रहा हूं? मार्क नाम के आदमी को बेच रहा हूं, जो यूएस में रहता है। ठीक है, तो जमीन बेच रहा हूं मैं, तो यूएस का आदमी मेरे बैंक अकाउंट में क्या कर रहा है? $1,00,000 डाल रहा है। और ये जो ट्रांजेक्शन है किसके अंदर हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये ट्रांजेक्शन हो रहा है। यूएस का आदमी मुझे जमीन बेच रहा है, और मैं उसको क्या दे रहा हूं बच्चों? जमीन के अगेंस्ट व्हाट आई एम पेइंग हिम? मनी आई एम पेइंग हिम। तो क्या है बच्चों? तो ये पैसे मुझे किसके अंदर मिल रहे हैं? इट इज द रेमिटेंस दैट आई एम रिसीविंग। इट इज द रेमिटेंस दैट आई एम रिसीविंग अंडर विच लॉ? फेमा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है? रेमिटेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन किसके अंदर कवर्ड होता है? जमीन खरीदने बेचने के से रिलेटेड आपके अकाउंट में पैसे आते हैं फॉरेन से, ये ट्रांजेक्शन किसके अंदर कवर्ड होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर ये ट्रांजेक्शन कवर्ड। ठीक है, और लास्ट क्या है बच्चों? स्कॉलरशिप्स। लास्ट क्या है बच्चों? स्कॉलरशिप। तो बच्चों मेरा नाम है खान सर। मेरा नाम क्या है? खान सर। मैं करंट अफेयर से रिलेटेड, मेरा ब्रॉडकास्टिंग चैनल है, यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो क्या मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। लेकिन लेकिन बच्चों, मेरे को यूएस के, मैं खान सर हूँ, मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ, यूएस के हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने खान सर को $1,00,000 का क्या दिया है? स्कॉलरशिप दिया है। कि खान सर जो है गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं? एफर्ट ले रहे हैं। और इस चीज़ से खुश होकर यूएस की हॉवर्ड यूनिवर्सिटी ने खान सर को क्या किया है? $1,00,000 का क्या किया है? या $10,000 का, या $1,00,000 का क्या दिया है? स्कॉलरशिप दिया है। नाउ टेल मी क्या होगा इस केस में? व्हाट विल हैपन इन दिस केस? क्या होगा इस केस में? ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाने वाला नहीं है। आर यू क्लियर? ये सारे क्या है बच्चों? एग्जम्प्टेड पेमेंट है। और मेरे यकीन मानिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अगर आप देखो लास्ट एग्जाम का मेरे ख्याल से क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है बच्चों? लिखो क्वेश्चन अपने नोट्स में। क्वेश्चन लिखिए सब लोग। सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट। अच्छा, ये सेक्शन 3 का है। क्या करता है बच्चों? डील्स विद प्रोहिबिशन टू रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। डिस्कस। क्या लिखेंगे इसका आंसर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो? एग्जैक्टली exactly. तो लिखो इसका क्वेश्चन, लिखो नोट्स में, लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आप लोग को बच्चों। तो राइट द क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर कैसे लिख? इसका आंसर एकदम सिंपल वे में इसका आंसर लिखना, कोई दिमाग नहीं लगाना। एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ रेगुलेशन एक्ट 2010, the following persons are prohibited as per section 3 subsection 1 of foreign contribution regulation act, the following persons are prohibited from accepting what बेटा? नीचे लिखे हुए लोग क्या है? प्रोहिबिटेड है फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, लिख लो ये सारे लोग। अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, अपन ने कल ऑलरेडी लिख लिया सब।
If you want to write, you can write. ऑनलाइन वाले बच्चों सब लोगों ने एक सेपरेट नोटबुक खरीद ली ECIPL के लिए, मतलब ECIPL के एवरीवन? ग्रेट ग्रेट बेटा, ग्रेट ग्रेट बेटा, ग्रेट। तो ये सारे लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। चलो लिख रहे हो ये आंसर? आर यू राइटिंग दिस आंसर एवरीवन? कि कल लिखा था उसी में, अगर चाहो तो कल लिखा था उसका भी रेफरेंस आप दे सकते हो। अगर एज एन आंसर लिखना है तो प्रॉपर आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो इसके अलावा कोई भी इंसान कितना, लेकिन ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर सकता, आगे हम पढ़ेंगे। रजिस्टर कराना पड़ता है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू गेट रजिस्टर्ड। बहुत सारे प्रोविजन है इसके अंदर, ठीक है। ऐसे आपको इतनी आसानी से हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने नहीं देंगे। काम ही क्या है, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, ठीक है। कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन इंडिया में आता है वो बहुत गलत पर्पस के लिए यूज होता है। चलो आगे बढ़ जाओ। अच्छा इस बार ये क्वेश्चन सेक्शन 5 लिखने के पहले एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। ये एक बार इसी एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चों, दिसंबर 2023, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है ये एग्जाम का बच्चों। लिखो, बिफोर वी स्टार्ट विद सेक्शन 5, एक मिनट मैं हेडिंग डाल लो। सेक्शन 5 restrictions on organization of political nature। चलिए राइट, सेक्शन 5, सेक्शन 5 डील्स विद व्हाट बेटा, restrictions on organization of political nature, ठीक है। चलिए अब उसके बाद ही क्वेश्चन लिखिए, राइट दिस क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 रिलेटिंग टू प्रोसीजर टू नोटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। चलिए ये बराबर इसी एग्जाम का क्वेश्चन है, एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन है बच्चों। डन। चलिए बच्चों, तो बच्चों चलिए सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सबसे पहले जैसे अपना कल डिस्कशन हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या है? हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एक्टिविटीज और जिसकी आइडियोलॉजी देख के, जिसकी एक्टिविटीज और आइडियोलॉजी देख के सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको क्या डिक्लेयर कर दे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर दे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या बन जाती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। और एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बन गए, आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हो, बट स्पेसिफाइड तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेकर कर सकते हो, डायरेक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो मैं यहां पे लिखूंगा OPN। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस आंसर, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहला OPN कैन नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन विदाउट अप्रूवल ऑफ CG। सबसे पहला, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना क्या नहीं कर सकती, कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप तो प्रॉब्लम कब होगी, आपको प्रॉब्लम कब आएगी? फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रीली एक्सेप्ट करने से प्रॉब्लम कब आएगी आपको? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको क्या डिक्लेयर किया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। इट मींस अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक सेक्शन 8 कंपनी हो, एक NGO हो, और आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिस्कस नहीं किया, तो क्या नहीं से आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉब्लम कब है? व्हेन यू हैव बीन स्पेसिफाइड, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर कर दिया है?
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको डिक्लेयर किया तब प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट, ओपीएन मीन्स an organization declared as organization of political nature by gazetted order। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको क्या किया है बच्चों? ऑफिशियल गेजेट में एक ऑर्डर देके सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया। नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसीजर टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर? तो सबसे पहले बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? आपकी एक्टिविटीज देखती है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एक्टिविटीज को ध्यान में रखती है, ठीक है। सो पहला स्टेप है नंबर 1, आफ्टर कंसीडरिंग द आइडियोलॉजी, एक्टिविटीज एंड फिलोसफी, क्या देखने के बाद? आपकी आइडियोलॉजी, आपकी एक्टिविटी और फिलॉसफी देखने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? आपको एक नोटिस भेजती है और आपसे पूछती है कि बोल साले, तेरे को हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर क्यों ना करें? सो आफ्टर कंसीडरिंग द आइडियोलॉजी, एक्टिविटीज एंड फिलॉसफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट issues a notice to the organization and central government asks that why the organization must not be declared as organization of political nature। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या पूछती है बच्चों? ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे क्या पूछती है? आपकी एक्टिविटीज, आपकी आइडियोलॉजी देखती है कि यार आप तो जब देखो बीजेपी को सपोर्ट करते रहते हो, आप जब देखो कांग्रेस को सपोर्ट करते रहते हो, ठीक है। आप बोलते हो कि आपका पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बट आपकी जो एक्टिविटीज है वो बिल्कुल कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। तो सीधे मोदी जी, मतलब अमित शाह की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो डायरेक्टली आपको नोटिस भेजेगी कि बताओ तुमको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर क्यों ना करें। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अब आपकी जिम्मेदारी क्या है? अच्छा, आपको क्या लगता है, आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो? डू यू विश टू बी डिक्लेयर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर और नो? नहीं, क्यों? रेस्ट्रिक्शन आ जाएगी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या करना है? नाउ विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days from the date of receipt of notice, sorry, from the day of notice, मतलब नोटिस में जो तारीख लिखी है उसके 30 दिन के अंदर, from the date of notice क्या करना है अपने को? reply has to be given। आपको क्या करना है बच्चों? रिप्लाई देना है। आप रिप्लाई में क्या बताओगे? ओए, व्हाट रिप्लाई यू वुड गिव? एग्जैक्टली भाई, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई संबंध ही नहीं है। तो इन रिप्लाई में आप क्या लिखोगे? स्पेसिफाइंग द ग्राउंड्स, आप ग्राउंड्स बताओगे कि व्हाई आई शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। अच्छा, इफ देयर इज अ डिले इन गिविंग रिप्लाई, अगर आपने 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया, आपने देरी कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ग्रांट एक्सटेंशन। if delay was
ऑन अकाउंट ऑफ सफिशिएंट कॉज। अगर डिले बच्चों आपने रिप्लाई अगर टाइम पे नहीं दिया तो बच्चों इफ देर इज अ डिले, अगर आपने रिप्लाई टाइम पे नहीं दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, ये एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी? एक्सटेंशन ग्रांट कर देगी। यस और नो बच्चों? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी से सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि आपने देरी इसलिए की रिप्लाई देने में बिकॉज आपके पास क्या था? सफिशिएंट कॉस्ट था। उसके बाद क्या होगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट में फॉरवर्ड द रिप्लाई टू एनी अथॉरिटी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका रिप्लाई दे देंगे कि वो तो बोल रहा है कि यार वो उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बट उसका जो उसके जो टैक्सेस वगैरह फाइल होते हैं उसमें तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ दिख रहा है। जो भी है उसकी इनकम में मतलब जो भी है, किसी भी अथॉरिटी को आप, किसी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को आप क्या कर सकते हैं? उनका रिप्लाई फॉरवर्ड करेंगे। किसका रिप्लाई? उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें वो क्या बोल रही है कि उसको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर होना नहीं चाहिए। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई of authority and of the organization, सेंट्रल गवर्नमेंट में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो डिक्लेयर सच ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू मेक ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अपना ऑर्डर देना है विद इन 120 days of first notice। However, 60 days extension is available। मतलब एक्स डेट को अगर नोटिस दिया था तो 120 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी प्रोसीजर खत्म कर देनी चाहिए। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मैं आपको डिक्लेयर करूं एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर तो मुझे 120 डेज के अंदर पूरी प्रोसीजर क्या कर देनी चाहिए? खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है? और अगर 120 डेज के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको 120 डेज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर नोटिफाई नहीं कर पाई तो 60 डेज का क्या मिलेगा बच्चों? यहाँ पर एक्सटेंशन। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगले 60 डेज के अंदर आपको डिक्लेयर कर देगी। ना 120 डेज के अंदर किया ना 60 डेज के अंदर किया तो फिर मान लेना कि सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे रिप्लाई से खुश है और तुमको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। तो टोटल कितने पॉइंट लिखे अपन ने? चलिए बच्चों, डन? लिख सब लोगों का हो गया? बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चों, आप में से किसी को शक है कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, सिर्फ शुरू के 2-3 दिन डेमोज में ही करवाऊंगा फिर आगे नहीं करवाऊंगा? अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुमसे बात कर रहा हूं, फेस टू फेस वालों को तो मैंने सेट कर लिया है। अरे किसी को शक है क्या? ओके टाइप कर रहे हो, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। पक्का बेटा, विल इतनी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना कि तुम्हारे हाथ में एग्जाम का पेपर आएगा और ना तुम बस मरोगे, छटपटाओगे कि साला मेरे को लिखना है। ठीक है? सो मैं आपको, और ये अपने नोट्स वगैरह संभाल के रखना, डोंट शेयर इट, मतलब आपके जैसा ठीक लगे। मैं बोल रहा था डोंट शेयर इट, बट मुझे पता है तुम शेयर करोगे। ठीक है? शेयर करोगे तो मेरे को क्रेडिट देना, नहीं तो सब लोग क्या करते हैं नोट्स शेयर करते हैं, देखो नोट्स प्रिपेयर्ड बाय मी, और लिंक्डइन पे एकदम जोश चालू रहता है ना कि देखो मैंने इतना मदद किया है, इतना ज़बरदस्त काम किया है। भाई मेरे को भी क्रेडिट देना, मैंने लिखवाया है सर, ग्रुप 1 का किया था आपसे, सो आई नो कितना राइटिंग प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच सैफ, थैंक यू सो मच। एंड मेरा प्राइम फोकस मेरा इस पे ही रहता है कि मैं राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। मैं थोड़ा नाच गाना कम नहीं आता मुझे। मैं इंस्टाग्राम पे रील्स ज़रूर बनाता हूँ डांस करने की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स देख सकते हैं अगर आपको मेरा डांस देखना है। बट लेक्चर के दौरान मैं, सॉरी, मैं डांस नहीं कर पाता, मैं गाना नहीं गा पाता।
अश्लील जोक्स भी नहीं मार पाता यार, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा उतना एंटरटेनमेंट थोड़ा सा आपका मिस होगा, बट मैं उसको कॉम्पनसेट कर दूंगा राइटिंग प्रैक्टिस से। आई मेक दैट कॉम्पनसेशन फ्रॉम द राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। और जिसको मेरा नाच देखना है बिल्कुल इंस्टाग्राम पे आ जाओ और मेरा नाच देखो, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बना के दूंगा। बट दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं क्या करूँ, डांस करूँ, गाना गाऊँ। एनीवे, तो सेक्शन 5 सबको क्लियर? तो आपके एग्जाम के क्वेश्चन का ये आंसर है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है और छठवा पॉइंट है। तो ये 6 पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो योर आंसर विल गेट कंप्लीट, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए बच्चों, प्लीज हियर। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 किससे डील करता है बच्चों? रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। चलिए अब हम लोगों को क्या रोकने, किस चीज से रोकेंगे बच्चों? देखो सेक्शन 3 में अपन ने क्या किया, व्हाट डिड वी डू इन सेक्शन 3? सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या किया? यस, सेक्शन 3 में हम लोगों ने क्या किया? फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से लोगों को प्रोहिबिट कर दिया। नाउ अंडर सेक्शन 6 वी विल रिस्ट्रिक्ट द पीपल, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने से क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? सर हिंदी नहीं, क्या क्या था, मतलब हिंदी में बोलो बट लिखना इंग्लिश में। हाँ, क्या क्या है? टू प्रोवाइड अ पर्सन विथ फ्री कॉस्ट ऑफ ट्रेवल, लॉजिंग फ्री, बोर्डिंग फ्री, ट्रांसपोर्टेशन फ्री एंड मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री। एंड फ्री मीन्स फ्री, नॉट इन कंसेशन। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कौन से लोग हैं? जो लोग अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे तो क्या होगा? ऐसे कौन से लोग हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करेंगे तो देश हित में होगा? नहीं, देश के लिए क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है। तो लिखो, फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्ट्रिक्टेड तो नीचे लिखे हुए लोग क्या है बच्चों? ओ जी, नीचे लिखे लोग क्या है? दे आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन, अरे यार सॉरी मैंने एफ सी लिख दिया, एफ एच कर देना। चलो कौन कौन से लोग? यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। पहला कौन है? जज। दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट। एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉर्पोरेशन। ऑफिस बेयरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक सर्वेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। चलिए बताइए, इसमें एक गलत है। एक चीज मैंने लिखी है जो गलत है, आपको कॉमन सेंस लगा के बताना है मैंने क्या गलत लिखा है यहाँ पे। जल्दी से कॉमन सेंस लगाइए और मुझे बताइए, एक चीज मैंने गलत लिखी है, इसमें से कौन सा पॉइंट गलत है? कौन? एक गलत लिखा है, एक ऑप्शन। टेल मी फास्ट। नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, एक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी बताओ। जज सही है। मेंटर, मेंटर कहाँ लिखा है मैंने? दीदी सॉरी, अरे गलत मतलब मैं स्पेलिंग की गलत नहीं कर रहा हूँ, वो मेंबर है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। मेंबर,
जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल कॉर्पोरेशन, ऑफिस बेयरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पब्लिक सर्वेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर। बच्चों ये पॉलिटिकल पार्टी जो लिखा हुआ है ये गलत है। क्यों गलत है? अरे पॉलिटिकल पार्टी तो क्या है? इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स एन एसोसिएशन। पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, बीजेपी को कैसे मिलेगा? बीजेपी का कोई अस्तित्व थोड़ी ना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिमाग लगाया करो। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे कोई फॉरेन पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस बेयरर्स को ट्रीटमेंट मिलेगा, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, कौन हट गया यहां से? न्यूज़पेपर के एडिटर्स हट गए, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग बढ़ गए, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन भी नहीं है। तो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, तुम यार कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, तुमको कुत्ता पूछता नहीं है, कंट्रीब्यूशन भले ही मिल रहा होगा तो मिलेगा, बट तुमको कोई हॉस्पिटैलिटी देगा क्या? अगर तुम सिर्फ जस्ट यू आर अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, अगर आप सिर्फ क्या है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है तो आपको कोई भी हॉस्पिटैलिटी देने वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला? अरे तुम जब चुनाव जीत के आओगे तब मैं क्या दूंगा तुमको? हॉस्पिटैलिटी दूंगा। उसके पहले मैं तुमको किसी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी देने वाला नहीं हूं। इज दैट क्लियर? तो ये सारे लोग जज को नहीं दे सकते, वो आके जजमेंट चेंज कर देगा। गवर्नमेंट सर्वेंट देश बेच देगा। गवर्नमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसरो विसरो के जो एम्प्लॉइज हैं देश मतलब टेक्नोलॉजी बेच देंगे। ऑफिस बेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेता लोग देश बेच देंगे। पब्लिक सर्वेंट देश बेच सकता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ये तो बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मतलब नॉट ऑल। तो बच्चों ये सारे लोगों को अगर विदेश में जाके बढ़िया इनका मसाज वसाज किया जाए, इनको जबरदस्त तरीके से सुविधाएं प्रोवाइड की जाए, तो हो सकता है देश के लिए क्या हो जाए, खतरा हो जाए। इसलिए दीज पीपल कैन नॉट एक्सेप्ट व्हाट बेटा। हाँ, लेकिन बच्चों एक 70 साल का जज, एक 70 साल का जज बच्चों अपनी बीवी के साथ घूमने गया, अपनी बीवी के साथ कहाँ गया? घूमने के लिए गया। और उसकी बीवी उसको बोलती, जानू थोड़ा पीछे से फोटो खींचो, पीछे से फोटो खींचो, पीछे से फोटो खींचो, पीछे से फोटो खींचो। और जानू ऐसा ऐसा करते करते पीछे गिर गया बच्चों। और जानू को लग गई पूरा कूल्हे का हड्डी और उसका पूरा बैक वैक सब खराब हो गया। उसको अर्जेंटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को समझ में आया, क्या समझ में आया? गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका को समझ में आया कि यार ये तो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का जज है, हमारे देश में ये गिर गया। तो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने बोला नहीं, हम इसका पैसा लेने वाले नहीं है, हम इसको फ्री में ट्रीटमेंट देंगे। तो ये क्या था बच्चों? क्या इसका प्री प्लान था कि मैं जाके ये नाटक करूंगा और इलाज वहां पे कराऊंगा? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, अमेरिकन सरकार आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ सम्मान क्या करना चाहती है? हेल्प करना चाहती है। और वो भी कब? प्री प्लान ट्रीटमेंट था या अर्जेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट थी? अर्जेंट मेडिकल रिक्वायरमेंट थी और प्री प्लान यहां पर कुछ भी नहीं था। तो इस केस में अगर आप विदेशी ट्रिप पे, ये सारे लोग, अगर ये सारे लोग विदेशी ट्रिप पे जा रहे हैं और विदेशी ट्रिप में जाकर क्या हो रहा है बच्चों? इफ दे रिक्वायर एनी अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस, इनको किसकी जरूरत होती है? विदेशी ट्रिप में अगर इनको किसी अर्जेंट मेडिकल असिस्टेंस की क्या होती है? ज़रूरत होती है। क्या ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं? यस। बस इनको क्या करना होता है? गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है। क्या इन्फॉर्म करना होता है? कि क्या ट्रीटमेंट कराया, टोटल इसका लाइक किसने वो आपको ट्रीटमेंट करवा के दिया, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन गवर्नमेंट के साथ क्या करनी होती है? शेयर करनी होती है। ठीक है, लिख लो एक पॉइंट। इन केस अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट is provided in case of foreign visit, comma, it is not restricted, however central government has to be informed। लेकिन आपको किसको इन्फॉर्म करना है बच्चों? however you have to inform whom you have to inform to? central government has to be informed। कितने के अंदर? within 1 month।
ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की डेफिनेशन में मेडिकल ट्रीटमेंट भी था। यस, ब्रैकेट में लिख दो मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आपको चाहिए तो, दैट्स इट। तू मेरा कोई और, चलो लिख लिया। डन। चलो अब यहाँ पे क्या करो, व्हाट यू डू इज, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था पास्ट एग्जाम में, लिखो क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन सब लोग। अरे बेटा हाँ दिव्या बेटा, मैं आज ही ग्रुप पे एक बार मैम को बोल दो, वापस से शेयर कर देंगे नोट्स, सॉफ्ट कॉपी नोट सारे बच्चों को मिल गए पीडीएफ फॉर्म में। चलो लिखा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अच्छा लिख लिया क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा, और यहाँ पे एक वर्ड यूज देखना, मैंने यहाँ पे प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया है, रेस्ट्रिक्टेड वर्ड यूज किया है, विच वर्ड आई हैव यूज्ड? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन? और रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो कुछ शर्तों को फुलफिल करके, ठीक है, तो ये लोग रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब कैन एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी विथ परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाला पॉइंट ऐड कर विथ परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, these people can accept, they are just restricted, they are just restricted, so these people can accept foreign contribution। अरे यार बेटा, ये जो लिखवा रहा हूँ ये शेयर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। ओके, वो एक एक का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा बेटा, ये इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर लिखते जाओ। चले लिख लिया, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली नाइस। हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? दादा इसका आंसर क्या होगा? लिखो आंसर, एज पर सेक्शन 6 ऑफ द फॉलोइंग categories of the persons are restricted to accept the foreign contribution and prior permission of central government। central government मतलब Ministry of Home Affairs will be, अरे sorry, contribution नहीं, hospitality, and prior permission of central government will be required by these persons to accept hospitality। मिनिस्ट्री, MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब ये जो लॉ है ना बेटा, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जैसे अमित शाह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, गृह मंत्रालय। तो ये जो लॉ है, ये लॉ को रेगुलेट कौन करता है, मतलब ये इस लॉ के अंदर, इस लॉ की एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है? होम अफेयर्स। यस, इसलिए जहां जहां पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट लिखते हैं वहां पे हम किसको रेफर कर रहे हैं बच्चों? वी आर रेफरिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, बाकी तो आपने ऊपर लिखा ही है, बस उन लोगों के नाम लिख देना।
और बस एक पॉइंट लिख देना क्या, और इसमें एक पॉइंट ऐड कर देना कि अर्जेंट मेडिकल नीड अगर चाहिए होती है विदेश में तो गवर्नमेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली एक्सेप्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप दिस मेक्स सेंस। सेक्शन 6 क्लियर है सबको? ऑनलाइन वाले बच्चों यहां तक क्लियर है सबको? प्लीज टेल मी। खुशी बेटा क्लियर है? दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। वैष्णवी जी कैसी हो? कहाँ पे हो अभी? ग्रेट, कब आ रहे हो? 14 तारीख? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्शन 7। जो मेरा अगला डिस्कशन है आपके साथ, दैट्स ऑन सेक्शन नंबर 7। हाँ जी बेटा, आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है और आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको रजिस्टर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, तभी आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हैं। गवर्नमेंट का पूरा नजर होता है कि आपने कहाँ से फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया, आप उसको खर्च कहाँ पे कर रहे हो। लेकिन कई इतने चोर लोग होते हैं, गवर्नमेंट के इतने सुपरविजन के बावजूद भी क्या करते हैं, पत्थर फेंकवा देते हैं, इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवा देते हैं, मतलब गलत कामों के लिए यूज कर लेते हैं बच्चों। कई लोग ऐसे होते हैं, मतलब लेकिन बट स्टिल गवर्नमेंट का क्या है बच्चों, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है। गवर्नमेंट ने अपना पूरा क्या बिठा के रखा है, गवर्नमेंट ने अपना पूरा कंट्रोल एस्टैब्लिश करके रखा है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन यू हैव टू गेट योरसेल्फ। हाँ, नहीं सर मेरे को अब आयुषी विल से कि नहीं सर मेरे को बिना रजिस्टर हुए फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करना है, कर सकती हो? कर सकती हो, लेकिन उसके लिए क्या लगेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन। ठीक है, तो बच्चों इफ एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, and accepts foreign contribution. If some person is registered under this act, कोई इंसान इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और क्या करता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करता है, सीधी बात है ही कैन नॉट ट्रांसफर, वो व्यक्ति उस कंट्रीब्यूशन को ट्रांसफर नहीं कर सकता टू एनी पर्सन हु इज not registered under this act. Without approval of सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप क्या है बच्चों, चलिए बच्चों डन। क्या लिखा है बच्चों, दादा क्या लिखा है इसका मतलब? सीधी बात है यार, आपने अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया तो आप किसके लिए यूज कीजिए, आप खुद के लिए यूज कीजिए, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे को तो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं कर सकते जो एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड नहीं है। तो आपका अगला सवाल ये होगा कि सर क्या हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? नहीं, तुम अगर उस व्यक्ति को ट्रांसफर करना चाहते हो जो इस एक्ट के अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है, तो जो रजिस्टर्ड इंसान है उसके ऊपर गवर्नमेंट के अपने रेगुलेशन एक्सेप्ट होते हैं, तो वो एक्सेप्ट, मतलब मैं रजिस्टर्ड हूं और आप भी रजिस्टर्ड हैं, मैंने कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया और मैं आपको ट्रांसफर करना चाहता हूं, अरे आप भी रजिस्टर्ड हो ना, तो इफ यू आर रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, अगर आप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है तो आपके ऊपर तो एक्ट सेपरेटली अप्लाई होता है, जो आपको किसी और से एक्सेप्ट करने नहीं देगा। आपको कहां से एक्सेप्ट करना है, अगर आप एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड तो आप सिर्फ कहां से एक्सेप्ट करेंगे, फॉरेन से एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं किसी अनरजिस्टर्ड को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता और किसी रजिस्टर्ड को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। हाँ, अगर अनरजिस्टर्ड को ट्रांसफर करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर मैंने फॉरेन से कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है और अगर मुझे उसको ट्रांसफर करना है किसको,
तो मुझे क्या करना है बच्चों, क्या करना है मुझे, प्रायर परमिशन लेनी है, किसकी बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यस सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों यूटिलाइजेशन, या सेक्शन 8 लिख सकते हैं, या हेडिंग डालो यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 8। चलिए बच्चों अगला डिस्कशन। सो द नेक्स्ट डिस्कशन इज ऑन व्हाट बेटा, अगला जो मेरा डिस्कशन वो किसके ऊपर है, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लिसन टू मी। हाँ जी, तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस शब्द का मतलब क्या हो गया, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूज करना। एक कॉमन सेंस है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन से पर्पस के लिए यूज करोगे, जिस पर्पस, तो जब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करते हो, अच्छा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, नंबर 1 एक्ट के अंदर आपको क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। नंबर 2 अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपको गवर्नमेंट से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। दो ही तरीके हैं। वंस यू हैव एक्सेप्टेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एक बार आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या कर लिया, आप एक्सेप्ट करने के बाद उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिस पर्पस के लिए आपने क्या किया था, कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया था। आपको पता है बच्चों, कई एनजीओ वाले BMW खरीद में घूम के बैठ के घूमते हैं, चलाते क्या है, कई एनजीओ वाले हैं जो चलाते क्या है, एनजीओ चलाते हैं। एनजीओ मतलब एकदम सादा धोती चुनरी पहनना चाहिए, कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, साइकिल में घूमना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा काम क्या है, सोशल वर्क है। लेकिन बच्चों ऐसे कई एनजीओ वाले हैं जो चलाते तो एनजीओ हैं बट साले घूमते BMW और मर्सिडीज में, कैसे पॉसिबल है। मैं आपको बताता हूँ, एक सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप एक एनजीओ बना लो, बढ़िया उसकी वेबसाइट पे बहुत बढ़िया पिक्चर विक्चर डालो, एकदम फैंसी पिक्चर कि तुम गरीब बच्चों को खाना खिला रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, ठीक है। बिल गेट्स की नज़र आज नहीं तो कल वहाँ पे पहुँच जाएगी। बिल गेट्स तुमको 10 करोड़ रुपए का क्या दे देगा, कंट्रीब्यूशन दे देगा कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं तुम्हारे कॉज से क्या करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे कॉज से जुड़ना चाहता हूँ। 10 करोड़ आ गया। 10 करोड़ में तुम 6 करोड़ रुपए कहाँ पे खर्च कर दो, गरीब बच्चों के लिए खर्च कर दो। मतलब जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था उसमें कितना कर दो, बच कितना गया, 4 करोड़। तुम क्या दिखा दो, 4 करोड़ आप क्या दे दो, दिखा दो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की, मेरा स्टाफ था मैंने उसको क्या दी, सैलरी दी, मार्केटिंग में खर्चा किया, ये खर्चा किया, और ये जो 4 करोड़ बच गए उसमें से 1 करोड़ की क्या कर लो, कार खरीद लो। जो हमारी एनजीओ के डायरेक्टर हैं उनके लिए कार भी खरीदनी जरूरी है। अब बिना मर्सिडीज में कैसे लगेगा मेरा डायरेक्टर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सो एनजीओज जो हैं, एनजीओज जो हैं वो सबसे ज़्यादा उल्लू कहाँ पे बनाती हैं, अब देखना वो इंस्टाग्राम पे भी आप देखना, इंस्टाग्राम पे आता है ना डोनेट कार्ट वगैरह, वो किसी भी बच्चे की फोटो, कुछ उल्टी सीधी फोटो को डाल देते हैं एंड देन दे से कि मुझे पैसे दो, और जब वो पैसे मांगते हैं तो देखना 30 रुपए वो आपका डोनेशन होगा, 100 रुपए आपका डोनेशन होगा, उसके बाद वो उसमें बता देते हैं कि 10 रुपए हमारा क्या है, आप दोगे 100 रुपए, बट जो नीडी इंसान है उसको हम 90 रुपए देंगे, 10 रुपए हमारा क्या है, 10 रुपए हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज है। क्योंकि भैया हम भी इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहे हैं, हमारा भी खर्चा है, हमने भी स्टाफ रखा हुआ है, हमको भी वेबसाइट मेंटेन करनी होती है, तो 10 रुपए क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, ठीक है। चलो लिखते हैं, हाँ जी। फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall be utilized for the purpose for which it was obtained। नंबर 1, फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप कौन से पर्पज के लिए यूज करोगे,
बच्चों फॉरेन कंट्रीब्यूशन आप कौन से पर्पस के लिए यूज करोगे? उसी पर्पस के लिए यूज करोगे जिस पर्पस के लिए आपने कंट्रीब्यूशन लिया था, सीधी बात है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इनकम arising from foreign contribution shall not be used for speculative activities। फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन से क्या निकल के आ रही है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन, अच्छा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपके बैंक अकाउंट में रखा है, तो बैंक पे क्या, बैंक अकाउंट में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी इनकम वगैरह मिलती है आप उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते यार, कम ऑन, तुमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा लिया है पैसा, ठीक है? तो जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन है या उससे जो भी इनकम आएगी आप उसको स्टॉक मार्केट में या स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में यूज नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कैन नॉट एक्सीड 25%। सॉरी 20%, आई एम सॉरी। इन सिंगल फाइनेंस, तो सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको 100 रुपये मिला है तो एडमिन में आप कितना डाल सकते हो? मैक्सिमम 20 रुपीज। नाउ इफ यू वांट टू यूज मोर देन 20% देन आप 20% ज्यादा, भाई आपके डायरेक्टर को मर्सिडीज अच्छी लगी है, उसको रोल्स रॉयस पसंद आ रही है, तो आपको 20% से ज्यादा यूज करना है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्या करोगे? इफ यू वांट टू यूज मोर देन 20% टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, क्या करोगे? क्या करोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, okay? If more than 20% has to be used, 100 रुपये जितना आपने डोनेशन लिया एक साल में उसके 20% ज्यादा अगर आपको यूज करना है, कहां पे? टुवर्ड्स एडमिन एक्सपेंसेस, व्हाट यू हैव टू डू? Approval of central government has to be obtained। चलिए बच्चों, अब बच्चों मेन आएगा सेक्शन 9 और सेक्शन 10। अब इसमें भी सेक्शन 9 में आपको पहले पढ़ाऊंगा बच्चों। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हथियार। मैंने क्या बताया था कल, कौन परेशान कर रहा था गवर्नमेंट को? मेधा पाटकर, कल मैंने आपको इनाम बताया था, ओके। उसके बाद सिमी तो अपनी स्टूडेंट है, यस सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, यस। और कौन है? मतलब आप समझ रहे हो, क्रिश्चियन मिशनरीज, यस। बच्चों अब बच्चों आपने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या ले लिया था? आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी गुड फेथ में आपके ऊपर ट्रस्ट करके रजिस्ट्रेशन दे दिया, आपने धपा धप क्या एक्सेप्ट किया? आपने पूरा का पूरा फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या किया? एक्सेप्ट किया। आण दे फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता गया। आप गलत पर्पस के लिए क्या करते गए? यूज करते गए। मोदी बैठे हैं ऊपर, मोदी ने देख लिया, मोदी को डाउट हुआ कि आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए हैं और आप उसको टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज कर रहे हैं, ये बोल के कि हम यूथ को एम्पावर कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के चक्कर में आप यूथ को टेररिस्ट बना रहे हैं। आपके अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फ्रीज कर सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करने से रोक सकती है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर सकती है?
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है कि अगर आपको जीवन में कभी भी इसके बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल सकती है बच्चों, आप सेक्शन 6 के अंदर प्रोहिबिटेड या रेस्ट्रिक्टेड पर्सन नहीं है, सेक्शन 6 के अंदर आप रेस्ट्रिक्टेड पर्सन नहीं है, बट क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ये बोल सकती है कि भाई अगर तू दुष्यंत जैन, तुम तो आईकेन एकेडमी की, आप दुष्यंत जैन एकेडमी के ओनर हो, तुमको अगर फॉरेन हॉस्पिटलिटी रिसीव करनी है तो तुमको हमसे परमिशन लेके जाना पड़ेगा? मैंने बोलूंगा सर मैं तो सेक्शन 6 में नहीं आता। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती नहीं, हम चाहते हैं कि तुम साला, तुमको विदेश से बहुत पैसे मिल रहे हैं, तुम इंडिया के साथ गलत कर रहे हो, या बहुत ज्यादा हॉस्पिटलिटी मिल रही है, तुम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो। मतलब सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या दे रहा है, बहुत सारी क्या दे रहा है, पावर्स दे रहा है, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ये जितनी भी टेररिस्ट की फंडिंग होती है बच्चों, इनडायरेक्टली धर्म परिवर्तन होता है, तारा याद है आपको, ये सारी चीजों को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेक्शन 9 के थ्रू क्या करती है, प्रोहिबिट करती है, रेस्ट्रिक्ट करती है। सेक्शन 9 एंड 10 आर द वेपन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या है बच्चों, एक प्रकार से वेपन्स हैं, हथियार हैं। चलो आगे बढ़ जाओ, ओ फास्ट फास्ट फास्ट, लिखो बच्चों सेक्शन 9, लेट्स सी सेक्शन 9 में क्या लिखा है। Power of central government to regulate utilization of foreign contribution and foreign hospitality. ठीक है, नाउ तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन, सेक्शन 9 के अंदर है ये, मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ा रहा हूं, क्या कर सकती है, तू अपने जीवन में ही फॉरेन कंट्रीब्यूट प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन। नंबर 1 सेक्शन 9, व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है बच्चों, किसी भी इंसान को क्या कर सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है, किसी से, कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा, आस्क एनी पर्सन टू हैव प्रायर अप्रूवल बिफोर एक्सेप्टिंग, किसी भी इंसान को बोल सकती है, किसी भी इंसान मतलब अपार्ट फ्रॉम सेक्शन 6, बच्चों सेक्शन 6 में तो ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड लोग हैं, उसके अलावा सेक्शन 6 के अलावा जो दूसरे लोग हैं उनको क्या कर सकती है, सेक्शन 6 में जिन लोगों का विवरण है, सेक्शन 6 में जिन लोगों का नाम लिखा है, उनके अलावा सेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, दूसरे लोगों को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि तुमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करनी है। उसके बाद आस्क about accounts relating to foreign contribution, आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितना रिसीव किया है, उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को आपने खर्च कहाँ पे किया, उससे रिलेटेड क्या दिखाओ, क्या मांग सकती है बच्चों, अकाउंट्स मांग सकती है। उसके बाद प्रोहिबिट एनी पर्सन from transferring any article received in contravention of the act। ये received in ढंग से लिखना, गलत मत लिखना। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम्पल, मेरे को एक यूएस से एक बढ़िया रोल्स रॉयस कार आई एज अ गिफ्ट, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, यूएस की गवर्नमेंट ने मुझे एक रोल्स रॉयस कार भेजी एज अ गिफ्ट, मैं हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या मैं कोई भी इंसान हूँ, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, रोल्स रॉयस में क्या यूएस की रोल्स रॉयस, यूएस की गवर्नमेंट ने मुझे रोल्स रॉयस भेजी है, क्या मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सेक्शन 3 के अंदर ये प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकता।
लेकिन आ गई है मेरे पास रॉल्स रॉयस, और आने के बाद पता चला कि यार लॉ तो तोड़ दिया है मैंने, तो मैं तुरंत उसको क्या करना चाहता हूँ, रॉल्स रॉय को बेचना चाहता हूँ इंडिया में सेकेंड हैंड कीमत पे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसे ही पता चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे क्या कर देगी, प्रोहिबिट कर देगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी इंसान को प्रोहिबिट कर सकती है कि अगर तुमने इस लॉ का उल्लंघन करके क्या किया है, अगर तुमने इस लॉ का उल्लंघन करके क्या किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है, तो उसको तुम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। व्हाट मोर, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन अपॉइंट ऑफिसर टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डाउट है, अब ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट में तो बीजेपी के अकाउंट्स को तो इंस्पेक्ट नहीं करवाएगी, अपॉइंट ऑफिसर, सॉरी गेजेटेड ऑफिसर, गेजेटेड ऑफिसर मतलब ऑफिशियल गेजेटे में नोटिफिकेशन इश्यू करके। हाँ जी, तो व्हाट कैन सेंट्रल गवर्नमेंट डू, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डाउट है कि उसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है, पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकती है क्या, नहीं, बट डाउट है कि किया है, तो इंस्पेक्शन करवा सकते हैं अकाउंट्स का, यस, और उसके बाद कैन ऑर्डर फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स of entity which does not provide accounts to सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे अकाउंट्स मांगे थे, लेकिन आपने अकाउंट प्रोवाइड किए क्या, आपने अपने अकाउंट प्रोवाइड नहीं किए। उसके बाद सीज आर्टिकल और करेंसी obtained इन कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन करना, सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कर सकती है बच्चों, सीज करने का मतलब होता है जब्त करना। तो व्हाट मोर सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, देखो हाँ, आपसे अकाउंट्स मांगे थे प्यार से, आपने अकाउंट्स नहीं दिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ऑफिसर अपॉइंट करवाएगी और आपके अकाउंट्स को क्या करवाएगी, ऑडिट कर, नंबर वन। दूसरा, आपने रॉल्स रॉयस रिसीव किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि आप ट्रांसफर मत करना, और रॉल्स रॉयस कैसे रिसीव किया था आपने, एक्ट को क्या करके, कॉन्ट्रावीन करके। कोई भी इंसान जिसने एक्ट को कॉन्ट्रावीन करके कोई फॉरेन करेंसी एक्सेप्ट कर ली है, आर्टिकल एक्सेप्ट कर लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उसको क्या कर सकती है, पहले तो आपको मना करेगी कि ट्रांसफर मत करो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो दोनों कर सकती है, ट्रांसफर मत करो और उस चीज को, सीज का मतलब होता है जब्त कर लेना, क्या होता है बच्चों, सीज का मतलब जब्त कर लेना। आई होप दिस मेक्स अ सेंस बच्चों, जितना अपन ने पढ़ा है क्लियर है सबको। तो ये हमारा आज का क्या था बच्चों, डिस्कशन था। वी स्टार्टेड विद सेक्शन 5 और हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ा आज, थोड़ा सा ही पढ़ा है। तो 5 से लेकर 9 तक 5-6 हमने 5 सेक्शन पढ़े हैं। जल्दी से बच्चों घर पे क्या कर लेना, ये रिवाइज कर लेना। विल मीट टुमारो, कल हम सुबह सुबह मिलेंगे CMSL के लिए। और प्लीज़ सारे लोग लेक्चर अच्छे से देखना, और कल हम ट्राई करेंगे आपके लेक्चर ऐप पे ही लेने के, ठीक है, वी विल ट्राई। हो सकता है यूट्यूब पे भी हो, वट एवर इट इज़ देयर मैं आपको बता दूंगा रात को, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों।